हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग 1857 विद्रोह क्रांति के परिणाम या प्रभाव को पढ़ेंगे। परिणाम कह लीजिए या ये मेन क्वेश्चन हुआ 1857 विद्रोह के स्वरूप एवं परिणाम, और फिर 1857 क्रांति के स्वरूप परिणाम, क्रांति के कारण, और फिर प्रकृति एवं इसके प्रभाव की विवेचना करें। पिछले 3 क्लास हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। 1857 क्रांति का परिचय, 1857 क्रांति का कारण को हम पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, जिसमें कि लगभग 5 कारण है। राजनीतिक कारण को पढ़ लिए हैं, आर्थिक कारण को पढ़ लिए हैं, सामाजिक कारण को पढ़ लिए हैं, सैनिक कारण को पढ़ लिए हैं, एवं तत्कालीन कारण को भी पढ़ लिए हैं, एवं अन्य कारण, जिसमें कि अन्य और भी कुछ कारण है जो कि हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 क्रांति के प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा या क्या परिणाम निकला, उसका क्या परिणाम निकला। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि 1857 विद्रोह की क्रांति का परिणाम क्या निकला। आप लोग या हम लोग सब जानते हैं 1857 क्रांति का कारण क्या था। इसी क्रांति के अंतर्गत जो है हमारे देश के जो वीर मंगल पांडे जी जो हैं, उनको जो है मृत्यु होती है, और फिर इसका बाद में जो है प्रभाव क्या हुआ, क्या परिणाम निकला, इसे आज हम लोग जो है पढ़ेंगे, प्रभाव या परिणाम को। क्योंकि पिछले 3 क्लास में हम लोग सारी बातों को जो ऊपर हमने बताया वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रभाव या परिणाम को, 1857 क्रांति के प्रभाव या परिणाम। ठीक है। 1857 क्रांति असफल रही। आप कहिए क्यों असफल रही और कितना असफल रहा, परंतु अपने परिणामों एवं प्रभावों की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। डॉक्टर CR मजूमदार ने इस संबंध में कहा है कि सन 1857 का महान विस्फोट भारतीय शासन के स्वरूप और देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया। संक्षेप में कहें कि 1857 ईस्वी की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम हुए। क्या क्या परिणाम हुआ, इसे हम लोग पॉइंट्स के रूप में पढ़ेंगे। साथियों, पॉइंट्स के रूप में हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर इसे हम कहानी के रूप में सिर्फ दे दें तो सुनने में भी जो है, सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप जब नोट्स लिखेंगे, जब आप नोट्स को याद करने के लिए बैठेंगे तो ये आपके लिए कठिन हो जाता है। इसलिए हम जितने भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स को हम पढ़ा रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उसका हम पॉइंट्स बना लेते हैं। क्योंकि अगर पॉइंट्स के आधार पर हम लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नंबर कम आ जाता है, बल्कि नंबर और बढ़ता है, और फिर याद करने में भी जो है सहूलियत होता है, इजी हो जाता है, और फिर याद रहता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप पॉइंट्स के रूप में, अगर आप पॉइंट्स को सिर्फ याद कर लेते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में लिखते लिखते अगर आप भूल भी जाते हैं, अगर आपको पॉइंट्स याद है तो पॉइंट्स के आधार पर ये लिटरेचर विषय है, आप कुछ भी इसमें जो है उस पॉइंट्स के आधार पर आप डाल सकते हैं, तो आप फेल नहीं करेंगे। इसलिए हम सारे टॉपिक्स को हम पॉइंट्स के आधार पर लिखे हैं, उसी अनुसार इसे भी जो है हम पॉइंट्स देने का प्रयास किया है, जिसमें कि पहला पॉइंट्स है कंपनी शासन का अंत। कंपनी शासन का अंत हो गया। 1857 की जो क्रांति हुई उसका कहा जाता है कि असफल रहा। असफल इसलिए कहा जाता है कि हम देश को आज़ाद नहीं कर सके। मेरा देश जो आज़ाद हुआ वो 1947 में आके होता है, उस समय आज़ाद नहीं हो पाया, इसीलिए जो है इसे हम असफल कहते हैं। लेकिन इसका परिणाम जो है बहुत ही अच्छा निकला, इसका प्रभाव जो है बहुत ही अच्छा रहा। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित होता है।
जिसके अनुसार भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और भारत का संपूर्ण शासन ब्रिटेन के सम्राट को सौंप दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिया जाता है और इनके स्थान पर एक भारत सचिव की नियुक्ति होती है और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद बनाई जाती है। कितना बड़ा परिणाम निकला दोस्तों, बहुत बड़ा परिणाम निकला। भले हम असफल हुए, असफल होते हुए भी हम सफल हो गए। क्यों असफल हम कहेंगे, नहीं कह सकते हैं हम असफल हुए। दूसरा जो इसका परिणाम निकला कि सुधारों तथा परिवर्तनों की घोषणा किया जाने लगा। हम पॉइंट्स में लिखेंगे सुधारों तथा परिवर्तनों की घोषणा, डैश दे के लिखेंगे। 1858 में महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र जारी होता है और उसमें यह घोषित किया जाता है कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारतीय नरेशों के राज्यों को हड़पने का प्रयास अब नहीं करेगी तथा उनके अधिकारों एवं मान मर्यादा की रक्षा भी करेगी और देसी नरेशों एवं नवाबों के साथ जो समझौते किए गए हैं उसका ब्रिटिश सरकार आदर करेगी। यह भी घोषणा किया गया कि धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की नीति का पालन किया जाएगा। भारतवासियों के धार्मिक रीति रिवाजों एवं विश्वासों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इस घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि भारतीयों को बिना किसी जाति और रंग भेद के सरकारी नौकरियां दी जाएगी और भारतीयों के साथ स्वतंत्रता का व्यवहार करते हुए उनकी भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे। भारतीय नरेशों को पुत्र गोद लेने का अधिकार भी दिया जाएगा। साथियों, ये इतना घोषणा इसलिए किया गया कि जो विद्रोह 1857 में हुआ था, अगर वो विद्रोह जारी रहता तो ब्रिटिशर्स को 100 साल यानी 90 साल, 1857 में ये विद्रोह होता है और 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। पूरे 90 साल शासन नहीं कर पाता। लेकिन ये इतनी सारी बातों को जो घोषणा किया तो इसमें भी हमारे ही देश के बहुत सारे विद्वानों में 2 पार्ट में बट गया। 2 पार्ट में क्यों बटा, आज हम आपको पूरी तरह से बताने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि कुछ विद्वानों जो मतलब कि एक होता है, एक गरम दल कहिए, एक नरम दल कहिए, तो गरम दल नरम दल उस समय नहीं हुआ, लेकिन जो कहिए कि जो नरम मतलब कि विचार के लोग थे वो इस बात को मान गए कि नहीं, ब्रिटिशर्स को जो है, अंग्रेज जो है भारत में है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इतनी सारी जो है हमें स्वतंत्रता मिली। लेकिन जो विद्रोह टाइप के लोग थे, जिसे कि गरम कहिए, गरम दल कहिए, वो उस समय भी इस विद्रोह को आगे ले जाने के लिए तैयार था। तो आप कमेंट्स करके लिखेंगे कि आप किस तरह का विचार उस समय रखते हैं, उस समय के बारे में आप अभी क्या कहना चाहेंगे। आप इसे कमेंट्स में लिखें ताकि हम ये देखेंगे कि अभी के लोगों में और उस समय के लोगों में क्या अंतर है। क्या विद्रोह वो जारी रहना चाहिए था पूरी तरह से, और क्या इतनी आज़ादी देने के बाद क्या ब्रिटिशर्स को भारत में रहने देना चाहिए था। मेरे ख्याल से आप स्वतंत्र होकर के इस बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो विद्रोह जारी रहना चाहिए था ताकि 100 साल जो हमारे देशवासियों ने जो झेला वो नहीं झेलना पड़ता। आप लोग अपने बारे में जो है कमेंट्स में इस बारे में ज़रूर लिखें, क्या कहना चाहते हैं। तीसरा जो पॉइंट्स है वो है सैनिक नीति में परिवर्तन। सैनिक नीति में परिवर्तन, अरे वो तो अपने आप को यहाँ बनाने के लिए जो है वो डर गया कि अब वहाँ रहना मुश्किल है और एक साथ आपको इतना आज़ादी मिल गया। अगर ये आप
6 महीना अगर 1 साल भी अगर लागू रखते ये विद्रोह को, तो अंग्रेजों को ये हिम्मत नहीं था कि वो हमारे देश में उसके बावजूद भी 100 साल तक राज्य कर सकता था। तीसरा जो पॉइंट है, सैनिक नीति में परिवर्तन। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सरकार के सैनिक नीतियों का बड़ा प्रभावित किया। सैनिक क्षेत्र में कई परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए? अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि किया। अंग्रेजों को अब भारतीय सेना पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। अंग्रेज सैनिकों की एक विशाल सेना रखने का निश्चय किया। भारत में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। 1856 में अंग्रेज सैनिकों की संख्या 45,332 थी, लेकिन 1862 में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 91,897 हो गई। इसके विपरीत भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी आई। दूसरा, तोपखाने पर अंग्रेजों का नियंत्रण। तोपखाने पर अंग्रेजों का नियंत्रण। 1857 की क्रांति के बाद तोपखाना पूर्णतः अंग्रेज सैनिकों के नियंत्रण में आ गया। भारतीय सैनिकों के हाथों में न तो गोला बारूद ही रहने दिया और न ही उन्हें उत्तम अलसखों से सुसज्जित किया गया। तीसरा जो कारण था, जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर भारतीय सेना का गठन किया जाने लगा। जाति और संप्रदाय के आधार पर भारतीय सेना का पुनर्गठन किया। भारतीयों को गोरखे, मराठे, राजपूत, जाट, सिख, डोगरे, पठान आदि में बांट दिया गया ताकि उनमें राष्ट्रीयता एवं एकता की भावना विकसित ना हो सके। भारतीय सैनिकों को दूर दूर क्षेत्रों में भेजा गया ताकि स्थानीय लोगों से कोई संपर्क ना हो। अत्याचार तो जारी ही रहा। चौथा जो पॉइंट्स है, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कटुता बढ़ी, बहुत कटुता बढ़ी। 1857 की क्रांति ने भारतीय और अंग्रेजों के बीच कटुता उत्पन्न कर दी। अंग्रेजों ने क्रांति का दमन करने के लिए बहुत बर्बरतापूर्ण कार्य किए। उनसे भारतवासियों में तीव्र आक्रोश व्याप्त था। वे अंग्रेजों के अत्याचारों को कभी नहीं भूल सके। दूसरी ओर अंग्रेज भी भारतवासियों को विश्वासघाती समझने लगे। इस प्रकार दोनों जातियां एक दूसरे को संदेह और घृणा की दृष्टि से देखने लगे थे। और बहुत सारी बातें हैं। इस घृणा और अविश्वास में का देश की राजनीति और प्रशासन पर बुरा प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर गुरुमुख निहाल सिंह ने कहा है इस संबंध में कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में 1857 के विद्रोह ने एकदम काया पलट दिया। शासकों और शासितों के संबंध पूरी तरह बदल गए। अंग्रेजों के हृदय में भारतवासियों के प्रति अविश्वास भर गया और जनता के प्रति नीति बदल गई। पांचवा जो पॉइंट्स है वो है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अंग्रेज शासकों ने भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाना उचित समझा। उसी समय से हिंदू और मुस्लिम करने लगा और उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय नरेशों, जमींदारों, सामंतों को विशेष पुरस्कार, उपाधियां आदि प्रदान की ताकि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामी भक्त बने रहे। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण भारतीयों के बीच में खाई उत्पन्न होने लगा। अगला जो पॉइंट्स है वो है हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद। हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद, ठीक है। छठा पॉइंट है हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद, ठीक है। 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमानों में संयुक्त रूप से भाग लिया, लेकिन क्रांति की विफलता के दोनों जातियां एक दूसरे के उत्तरदायी ठहराने लगे। मुसलमानों ने क्रांति में हिंदुओं से अधिक उत्साह दिखाया और क्रांति के बाद अंग्रेजी ने मुसलमानों के प्रति कठोर रुख अपनाया, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरारें जो है वो उत्पन्न हो गई। सातवां जो पॉइंट है प्रशासन पर प्रभाव। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को प्रशासन में क्लर्कों और सहायकों के पद पर नियुक्त किया जाने लगा। अंग्रेजी सरकार यही चाहती थी कि वे भारतीय सरकारें अंग्रेजों के स्वामी भक्त और आज्ञाकारी बने रहे। उसकी नीति सफल रही। भारतीय कर्मचारी अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान बन गए। इससे अंग्रेजी सरकार का प्रशासनिक दृष्टि से भारत पर कब्जा और मजबूत हो गया और जिन्होंने विरोध किया उन्हें अंग्रेजों ने कुचलने का निश्चय किया। भारत में धर्म के नाम पर, ये नाम होगा साथियों, यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो नाम लिखेंगे,
नाम पर झगड़े करना स्टार्ट कर दिया। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन, राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने लगा। 1857 की क्रांति ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया और उन्हें एकता और संगठन का पाठ पढ़ाया। ताना साहब, ये बहुत सारा लिखने में जो है गलती हो गया है साथियों, यहाँ पे नाना साहब है। नाना साहब झांसी की रानी तात्या टोपे, बहादुर शाह, कुंवर सिंह आदि त्याग और बलिदान से भारतीयों को प्रेरणा मिली और उनमें देशभक्ति, साहस आदि की भावनाएं विकसित हुई। 1857 की क्रांति ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक पृष्ठभूमि को जो है तैयार किया। उसके अगला जो पॉइंट्स है, भारतीयों को लाभ, भारतीयों को कुछ कुछ लाभ हुआ, इसका जो परिणाम हुआ और इसका जो प्रभाव हुआ। 1857 की क्रांति से भारतीय लाभान्वित भी हुए। लेपेल ग्रिफिन का वचन है कि 1857 के विद्रोह से अधिक भाग्यशाली घटना और कोई घटना नहीं घटी। इसने भारतीय गगन मंडल को अनेक आशंकाओं से मुक्त कर दिया। अशोक मेहता ने कहा है, 1857 की क्रांति ने हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रवाह को बदल दिया। अंग्रेजों ने क्रांति के दौरान भारतवासियों पर जो अत्याचार किए थे, उनसे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति अविश्वास और आक्रोश बढ़ा। इस स्थिति ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। और सारी बातें हैं साथियों, इसे आप लोग जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। 10वां जो पॉइंट्स है, मुगल वंश का जो है स्थापना हो जाता है। मुगल वंश का ये उस समय का जो स्थापना हुआ था उसका अंत होता है, मुगल वंश का, ठीक है। मुगल वंश का अंत होता है, यहाँ पे अंत है, इसे साथियों अंत पढ़ेंगे। अंत 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत में मुगल शासन का अंत हुआ। मुगल सम्राट बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। 1862 में उसकी मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के साथ ही भारत पर मुगलों के शासन का वैधानिक और व्यवहारिक रूप से अंत हो जाता है। अब साथियों अगले हम जो वीडियो में, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है, तो अगले वीडियो में हम 1857 क्रांति के विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति, जिसे नेचर कहते हैं, कि क्या नेचर रही, क्या स्वरूप रहा, क्या प्रकृति रहा, इसे जो है हम साथियों अगले वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।